नमस्कार दोस्तों, सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से एग्री कोचिंग बाय विकास सर परिवार में स्वागत करता हूं। हम लोग रोज एग्रीकल्चर के बेहतरीन प्रश्नों के साथ मुलाकात करते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है, कृषि विज्ञान से संबंधित जितने भी एग्जाम होते हैं, चाहे वो कम्पिटेटिव एग्जाम हो, चाहे भर्ती परीक्षा हो, चाहे कृषि पर्यवेक्षक, ICR, BHU, AFO, IBPS, एग्रीकल्चर TGT, PGT, जो भी इस तरीके के एग्जाम होते हैं, उनकी तैयारी से संबंधित प्रश्नों को रोजाना हम लेकर आते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, जितने भी आप लोग हमारे चैनल से जुड़े हैं, सबका हम एग्री कोचिंग बाय विकास सर परिवार में स्वागत करते हैं। चलिए आज की क्लास शुरू की जाए। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है, भिंडी का पीला सीरा मोजेक विषाणु किसके द्वारा फैलाया जाता है। ठीक है, भिंडी का जो पीला सीरा मोजेक रोग लगता है, ठीक है, ये किसके द्वारा होता है? एक तो होता है विषाणु के द्वारा, ठीक है, और कौन इसका वाहक है, कौन फैलाने का काम करता है, प्रसार का कार्य कौन सा कीट करता है, ये आपको बताना है। सूत्रकृमि द्वारा, कवक द्वारा, सफ़ेद मक्खी द्वारा, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि सफ़ेद मक्खी। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। एग्जाम में पूछ लेता है सफ़ेद मक्खी का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो सफ़ेद मक्खी का वैज्ञानिक नाम होता है बेमेशिया टेबेकाई। ठीक है, बेमेशिया टेबेकाई, टेबेकाई, ये हो गया सफ़ेद मक्खी का वैज्ञानिक नाम। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन और पूछा जाता है एग्जाम में कि भिंडी की सीड रेट पूछ लिया जाता है। तो भिंडी की बुआई दो ऋतुओं में करते हैं। एक करते हैं वर्षा ऋतु में, ठीक है, एक वर्षाकालीन भिंडी की बुआई करते हैं, दूसरी होती है ग्रीष्मकालीन। ठीक है, दूसरी होती है ग्रीष्मकालीन। दोनों का सीड रेट आपको याद होना चाहिए। वर्षाकालीन में जो हम बीज दर रखेंगे वो 8 से 10 किलोग्राम रखेंगे प्रति हेक्टेयर, और ग्रीष्मकालीन में जो सीड रेट रखा जाता है वो 15 से लेकर 18 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर रखा जाता है। ठीक है, ये भी आपको याद होना चाहिए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 आपके स्क्रीन पर है। बहुत ही प्यारा और अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़िए और इसका आंसर दीजिए। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से जीरे का मलानी रोग होता है। ठीक है, आपको बताना है जीरे का जो मलानी रोग होता है किसके कारण होता है, उस फंगस का नाम बताना है। एरिसाइफी पोलीगोनी, आस्टिलोगो सेजेटम, फाइटोप्लाज्मा, या फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम। तो ये यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम द्वारा होता है। ठीक है, मलानी रोग जो जीरे का होता है। इसका उपचार भी आपको याद रखना है। इसका उपचार होता है ट्राइकोग्रामा, ठीक है, ट्राइकोडर्मा, इसके द्वारा इस रोग का उपचार किया जाता है। इस रोग को एक अन्य नाम से भी जाना जाता है, ऊख सूख के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ऊख सूख रोग भी इसको कहा जाता है, कभी कभी एग्जामों में दे दिया जाता है। एरिसाइफी पोलीगोनी जो होता है ये किसका होता है? चूर्णी आसिता का। ठीक है, चूर्णी, इसका नाम आप लोग सुने होंगे, चूर्णी आसिता, इसका कवक का नाम है एरिसाइफी पोलीगोनी। तो यहाँ पर हमारा डी ऑप्शन राइट है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़िए और इसका आंसर दीजिए। एनिमल हस्बेंड्री से इस क्वेश्चन को लिया गया है। क्वेश्चन कह रहा है एक तरफ दिया हुआ नाड़ी दर, दूसरी तरफ दिया है पशु। पल्स रेट आपको बताना है किस जानवर का कितना होता है 1 मिनट में। ठीक है, नाड़ी दर जिसको कहते हैं। तो यहाँ देखेंगे भैंस का जो पल्स रेट होता है, नाड़ी दर जो होगी वो कितना होगा, यानी कि 40 से लेके 45 प्रति मिनट। ठीक है, 40 से लेके 45 प्रति मिनट होता है। जितना बड़ा जानवर होगा उतना ही उसकी नाड़ी दर कम होती है, यानी कि पल्स रेट कम होती है। यहाँ पर भैंस का हो जाएगा 40 से 45। अब बकरी का आपको बताना है। बकरी का जो पल्स रेट हो जाएगा वो 70 से लेके 80, क्योंकि बकरी छोटी होती है उसकी नाड़ी दर अधिक होती है, 70 से 80 प्रति मिनट होगी जाएगी। ठीक है, ये जाएगा फोर्थ ऑप्शन के साथ। घोड़े का आपको बताना है। घोड़े का जो पल्स रेट हो जाएगा वो हो जाएगा 32 से लेके आपका 40, यानी कि सेकेंड ऑप्शन के साथ चला जाएगा। ठीक है, बचा फोर्थ ऑप्शन ऊँट का पल्स रेट कितना हो जाएगा 28 से लेके 32। ठीक है, ये चला जाएगा फर्स्ट ऑप्शन के साथ, और यहाँ पर थर्ड ऑप्शन के साथ, ये फोर्थ ऑप्शन के साथ। इस प्रकार से आप मिलान कर लेंगे। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जामों में आया हुआ क्वेश्चन है, जो कि बार बार एग्जामों में रिपीट किया जाता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 आपके स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कह रहा है पशुओं में उम्र ज्ञात करने का सबसे श्रेष्ठ विधि कौन सी है? खुर देखकर, सींग पर छल्ला देखकर, दंत सूत्र द्वारा, या पशु की शारीरिक दशा देखकर। जितनी विधियां आप देख रहे हैं चारों के चारों जो ऑप्शन है हमारे, ये उम्र ज्ञात करने की विधियां हैं। ठीक है, पशुओं की, और इसमें बताना सबसे श्रेष्ठ विधि, सबसे उत्तम, सबसे बेस्ट विधि कौन सी मानी गई है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, यानी कि दंत सूत्र द्वारा हम
पशुओं की उम्र ज्ञात करने का सबसे अच्छा तरीका माना गया है। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। दोस्तों, यदि आपको एग्रीकल्चर के किसी भी एग्जाम में सिलेक्शन लेना है तो चैनल को ईमानदारी के साथ सब्सक्राइब जरूर करें। यह आपका परिवार है जो कि सरकारी नौकरी की तरफ ले जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है किसी मुख्य फसल की कटाई से पूर्व दूसरी फसल की बुआई करना क्या कहलाता है? ले फार्मिंग, रिले क्रॉपिंग, मल्टी क्रॉपिंग या फसल चक्र कहलाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, उसको हम कहते हैं रिले क्रॉपिंग, यानी बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इसको अविराम खेती भी कहा जाता है। ठीक है, अविराम खेती भी कहा जाता है। ये दो शब्द इसमें मिलता है, एक पैरा एक उतेरा। ठीक है, पूछा जाता है पैरा और उतेरा किससे संबंधित है, तो ये रिले क्रॉपिंग से संबंधित होता है। ठीक है, और यहाँ पर ले फार्मिंग किसे कहते हैं, यानी कि एग्री प्लस ग्रास, इसके साथ जो यानी कि खेती के साथ साथ हम चारे वाली फसलों की खेती करेंगे उसी को कहते हैं ले फार्मिंग। ठीक है, तो यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पर है। काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स किस वर्ष को घोषित किया गया है? वर्ष 2021, वर्ष 2022, वर्ष 2023, वर्ष 2024। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, यानी कि वर्ष 2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स कहा गया है, यानी कि कह सकते हैं बाजरा वर्ष घोषित किया गया है। ठीक है, बाजरा वर्ष घोषित किया गया है 2023 को। यहाँ पर 2022 को भी एक वर्ष घोषित किया गया, इंटरनेशनल ईयर ऑफ फूड वेजिटेबल्स। ठीक है, इंटरनेशनल ईयर ऑफ फ्रूट वेजिटेबल्स 2022 को घोषित किया गया। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन बनता है, पूरे देश में सबसे ज़्यादा उत्पादन करने वाला मिलेट्स कौन सा राज्य है? भारत की बात करेंगे तो भारत में सबसे ज़्यादा मिलेट्स उत्पादन करने वाला राजस्थान होता है, और अगर पूरे विश्व की बात करें तो पूरे विश्व के अंदर भारत फर्स्ट रैंक रखता है मिलेट्स उत्पादन में, यानी कि बाजरा उत्पादन में। ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़िए और इसका आंसर दीजिए। ऐसा एग्रीकल्चर का कोई एग्जाम नहीं है जिसमें ये क्वेश्चन ना आया हो, यानी कि हार्मोन से संबंधित हर एग्जामों में क्वेश्चन एक ना दो क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चन ध्यानपूर्वक पढ़िए और आंसर दीजिए। सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलाप करना है। एक तरफ सूची 1 के अंदर हार्मोन्स दिया है और उस हार्मोन्स के क्या कार्य होते हैं, कहाँ पर वो प्रभाव डालता है, सूची 2 के अंदर आपको दिया है। इस प्रकार आप मिलाप करेंगे। आईबीए के क्या कार्य होते हैं आपको बताना है। तो आईबीए, जिसको इंडोल ब्यूटरिक एसिड कहा जाता है, इसका मुख्य कार्य होता है जड़ों के विकास के लिए। ठीक है, सेकंड ऑप्शन के साथ चला जाएगा। ये एक प्रकार का ऑक्सीजन हार्मोन है। ठीक है, उसके बाद बी ऑप्शन NAA, जिसको नेफ्थेलिन एस्टिक एसिड कहा जाता है, इसका मुख्य कार्य होता है, यानी फर्स्ट ऑप्शन के साथ चला जाएगा, फूल आने के लिए। ठीक है, फूल आने के लिए प्रेरित करता है NAA जो हार्मोन्स होता है। GA3 की बात करेंगे, जिसको जिब्रेलिक एसिड कहा जाता है, इसका मुख्य कार्य होता है, ये फोर्थ ऑप्शन के साथ चला जाएगा, यानी अंगूर की बीज रहित किस्म के अधिक उत्पादन के लिए जिब्रेलिक एसिड का प्रयोग किया जाता है, GA3 का प्रयोग किया जाता है, ये फोर्थ ऑप्शन के साथ चला जाएगा। बचा हमारा इथरेल का कार्य आप लोग जानते ही हैं, फलों को पकाने के लिए किया जाता है, ये चला जाएगा थर्ड ऑप्शन के साथ। इस प्रकार से हम ये क्वेश्चन को मिलाप कर लेंगे। पेपर में भी इसी प्रकार से आपको मिलाप करना है। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कह रहा है अखिल भारतीय समन्वित फल सुधार परियोजना कब प्रारंभ की गई? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डबल लेयर को एग्जामों में 2-3 बार रिपीट हो चुका है। तो क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़िए और इसका आंसर दीजिए। वर्ष 1950, 1965, 1971, 1993। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वर्ष 1971, यानी सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन है आम में फल कब लगते हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। तो आम में जो फल लगते हैं वो फरवरी और मार्च के अंदर लगते हैं। ठीक है, फरवरी और मार्च के महीने में फल लगते हैं। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से पॉलीसेकेराइड का उदाहरण क्या है? आपको बताना पॉलीसेकेराइड का उदाहरण कौन सा है। पॉलीसेकेराइड क्या होता है? एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट होता है। ठीक है, पॉलीसेकेराइड क्या होता है? एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट होता है, ये आपको याद होना चाहिए। और किस प्रकार का कार्बोहाइड्रेट होता है? एक प्रकार का जटिल कार्बोहाइड्रेट है। ठीक है, किस प्रकार का है? जटिल कार्बोहाइड्रेट। तो इसमें से बताना है पॉलीसेकेराइड का उदाहरण, ग्लूकोज, सुक्रोज, स्टार्च या फ्रुक्टोज। तो यहाँ पर ग्लूकोज जो होता है ये किस में पाया जाता है? अंगूर में पाया जाता है। सुक्रोज की बात करें तो गन्ना के अंदर मिलता है। और यहाँ पर बात करें स्टार्च की तो स्टार्च आलू के अंदर आपको मिलता है।
और शकरकंद के अंदर भी स्टार्च की मात्रा पाई जाती है। फ्रुक्टोज की बात करें तो जितने भी फल होते हैं सबके अंदर जो शर्करा होती है वो फ्रुक्टोज के रूप में रहती है। तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर है। ठीक है, स्टार्च के रूप में पॉलीसेकेराइड का उदाहरण है स्टार्च। ठीक है, सी ऑप्शन राइट है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 ऐसा क्वेश्चन है जो कि बहुत बार एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर में एएफओ के अंदर FCI के अंदर पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़िए और इसका आंसर दीजिए। क्वेश्चन कह रहा है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना PMFBY में रबी फसल के लिए कितनी प्रीमियम राशि निर्धारित की गई है? 1.5%, 2%, 3% या 5%? इन चारों में से बताइए कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। सबसे पहले बात करेंगे कि इसकी शुरुआत कब हुई। तो इसकी शुरुआत खरीफ 2016 से इसकी शुरुआत की गई। ठीक है, इसकी शुरुआत की गई खरीफ 2016 से। अब इसके बाद इसमें संशोधन हुआ। ठीक है, संशोधन जो हुआ तो उसका नाम PMFBY 2.0 रख दिया गया इसका नाम। ठीक है, तो इसमें क्या कहा गया कि मतलब इसकी प्रीमियम राशि जो होती है कितनी निर्धारित की गई है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, यहाँ पर रवि के लिए पूछ रहा है तो रवि के लिए 1.5% हो जाएगा, यानी ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर यही क्वेश्चन घुमा कर पूछता खरीफ की प्रीमियम राशि पूछ लेता तो खरीफ की हो जाती 2%। ठीक है, ये खरीफ को भी आपको याद रखना है। अगर यही क्वेश्चन पूछ लेता वाणिज्य फसलों के लिए तो वाणिज्य फसलों के लिए आपके यानी कि बागवानी फसल या वाणिज्य फसल दोनों आप याद रखेंगे। कभी कभी बागवानी भी दे देता है या वाणिज्य फसल देता है। तो 5% वाणिज्य और बागवानी फसलों के लिए निर्धारित किया गया। ठीक है, तो रबी खरीफ वाणिज्य यानी कि बागवानी तीनों के बारे में आपको याद रखना है। यहाँ पर ए ऑप्शन हमारा राइट है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। क्वेश्चन नंबर 11 आपके स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कह रहा है सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलाप करना है। कुछ अनुसंधान के नाम दिए हैं, वो आपको बताना किस जगह पर स्थित है। फर्स्ट ऑप्शन की बात करें राष्ट्रीय पादप अनुवांशिकी संस्थान ब्यूरो, ये कहाँ पर स्थित है? तो ये है नई दिल्ली के अंदर, यानी थर्ड ऑप्शन के साथ चला जाएगा। उसके बाद राष्ट्रीय मत्स्य अनुवांशिकी संसाधन ब्यूरो, ये कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है हमारा लखनऊ में, यानी फोर्थ ऑप्शन के साथ चला जाएगा। राष्ट्रीय पशु अनुवांशिकी संस्थान ब्यूरो यानी कि सी ऑप्शन, ये कहाँ पर स्थित है? ये करनाल के अंदर स्थित है, फर्स्ट ऑप्शन के साथ चला जाएगा। राष्ट्रीय कृषि कीट संसाधन ब्यूरो, ये कहाँ पर है? ये बेंगलुरु में स्थित है, यानी सेकेंड ऑप्शन के साथ चला जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से हम मिलाप कर लेंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। क्वेश्चन नंबर 12 आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कह रहा है वर्ष 1943 में पश्चिम बंगाल में भयंकर अकाल का प्रमुख कारण क्या था? धान का भूरा पत्ती धब्बा रोग, धान का ब्लास्ट रोग, जीवाणु पत्ती झुलसा रोग या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, धान का भूरा पत्ती धब्बा रोग। इसके कारण क्या हुआ था? वर्ष 1943 में पश्चिम बंगाल में भयंकर अकाल पड़ा था। ठीक है, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगर पूछे आलू का पछेती झुलसा कहाँ के कारण कहाँ पर अकाल पड़ा था? आयरलैंड के अंदर। ठीक है, वो इसको भी आपको याद रखना है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। क्वेश्चन नंबर 13 आपके स्क्रीन पर है, जो कि फ्रूट साइंस से लिया गया क्वेश्चन है। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। ठीक है, सूची 1 के अंदर कुछ आम की विशेषता लिखा हुआ है। ठीक है, और सूची 2 के अंदर उस किस्म के साथ मिलाप करना है। बात करेंगे आम की सबसे मीठी किस्म कौन सी होती है, तो ये आपको बताना है। तो सबसे मीठी आम की किस्म जो होती है ये चौसा होती है, फोर्थ ऑप्शन के साथ चले जाएंगे। उसके बाद प्रसंस्करण के लिए उपयुक्त किस्म कौन सी, प्रोसेसिंग के लिए सबसे अच्छी किस्म कौन सी मानी गई है? तो ये हो जाएगा केसर, यानी कि थर्ड ऑप्शन के साथ चले जाएंगे। उसके बाद सेब आकृति की किस्म कौन सी है, मैंगो की, जो सेब जैसे दिखाई देते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रूमानी, यानी सेकेंड ऑप्शन के साथ चले जाएंगे। उसके बाद आम की बीज रहित किस्म, ये सबको मालूम है, यानी कि सिंधु जो होती है सीडलेस वैरायटी है। ठीक है, तो ये भी आपको याद होना चाहिए। ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि काफ़ी बार एग्जामों में पूछा गया है घुमा फिरा कर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। क्वेश्चन नंबर 14 आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कह रहा है सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। सूची 1 के अंदर उर्वरक दिए हुए हैं, सूची 2 के अंदर तुल्यांक अम्लता दिया हुआ है। ठीक है, ये आपको बताना किस उर्वरक के अंदर कितना तुल्यांक अम्लता पाया जाता है। ठीक है, बात करेंगे एल हाइड्रस अमोनिया के अंदर, इसके अंदर जो अम्ल तुल्यांक पाया जाता है वो कितना पाया जाता है? वो पाया जाता है 148, यानी कि सबसे ज़्यादा पाया जाता है। तो ये फोर्थ ऑप्शन के साथ चला जाएगा। उसके बाद अमोनियम क्लोराइड, इसके अंदर जो अम्ल तुल्यांक पाया जाता है वो 128 पाया जाता है। बहुत बार एग्जामों में पूछा है, तो इस क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे, सबका अम्ल तुल्यांक याद होना चाहिए आपको। ठीक है, उसके बाद चलते हैं अमोनियम सल्फेट।
अमोनियम सल्फेट के अंदर अम्ल तुल्यांक पाया जाता है 110। उसके बाद अमोनियम सल्फेट नाइट्रेट, इसके अंदर अम्ल तुल्यांक पाया जाता है 93। ठीक है, तो हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा 4th, 3rd, 2, 1, इस प्रकार से हम मिलाप कर लेंगे। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। क्वेश्चन नंबर 15 आपकी स्क्रीन पर है। काफ़ी गोल्डन क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, जो कि हर एग्जामों में पूछा जाता है। यहाँ से क्वेश्चन बनने ही बनने हैं। सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलाप करना है। सूची 1 के अंदर राइजोबियम की कुछ प्रजातियां दिया हुआ है और सूची 2 के अंदर फसलें दिया हुआ है। ठीक है, तो राइजोबियम की कुछ प्रजातियों को फसल के साथ मिलाप करना है। जैसे मेली लोटाई जो है राइजोबियम की प्रजाति, ये किस में प्रयोग किया जाता है? तो ये प्रयोग किया जाता है मेथी के अंदर। ठीक है, मेथी में प्रयोग कर सकते हैं। इसके साथ साथ रिजका के अंदर भी प्रयोग कर सकते हैं, रिजका को भी याद रखेंगे, और सेंजी के अंदर भी इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ये याद रखेंगे। और उसके बाद ट्राइफोलाई, इस राइजोबियम का प्रयोग कहाँ पर किया जाता है? तो बरसीम के अंदर प्रयोग किया जाता है, यानी फर्स्ट ऑप्शन के साथ चला जाएगा। फेजीओलाई, ठीक है, इस राइजोबियम का प्रयोग हम कहाँ पर करेंगे? ये इसका प्रयोग करेंगे राजमा के अंदर। ठीक है, और जापोनिकम ये सोयाबीन के अंदर प्रयोग में लिया जाता है। इस प्रकार से हम मिलाप करेंगे, यानी कि 2 के साथ चला जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन के साथ, 4th ऑप्शन के साथ और 3rd ऑप्शन के साथ। ये मिलाप वाले क्वेश्चन आजकल हर एग्रीकल्चर के एग्जाम में इसी प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं, तो इस प्रकार ध्यान से आप लोग पढ़ेंगे और इसका आंसर देंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। क्वेश्चन नंबर 16 आपके स्क्रीन पर है। सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है। ठीक है, सूची 1 के अंदर बीज का प्रकार दिया हुआ है, सूची 2 के अंदर टैग दिया हुआ है। ठीक है, आपको बताना है बीज के जो प्रकार होते हैं, जैसे प्रजनक बीज, आधार बीज, पंजीकृत बीज, प्रमाणित बीज, इनका टैग का कलर किस रंग का होता है। ठीक है, ये आपको बताना है। प्रजनक बीज की बात करें तो इसका टैग का रंग जो होता है सुनहरा पीला टैग होता है, 3rd ऑप्शन के साथ चला जाएगा। आधार बीज का जो टैग होता है वो होता है सफ़ेद रंग का। ठीक है, उसके बाद पंजीकृत बीज का जो टैग होता है वो होता है बैगनी कलर का, 4th ऑप्शन के साथ चला जाएगा। और प्रमाणित बीज का होता है नीला टैग। ठीक है, इस प्रकार से हम मिलाप कर लेंगे। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है इसमें कि आधार बीज और प्रमाणित बीज, ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं आधार बीज और प्रमाणित बीज, इन दोनों का टैग जो होता है उनका साइज कितना होता है? तो उनका जो साइज हो जाएगा वो हो जाएगा 15 × 7.5 सेंटीमीटर। ठीक है, 15 × 7.5 सेंटीमीटर ये आधार बीज और प्रमाणित बीज का टैग का साइज होता है। ठीक है, अगर यही पूछ ले प्रजनक बीज का साइज कितना होता है, तो 12 × 6, ठीक है, ये होता है सेंटीमीटर टैग का। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार एग्जामों में पूछा गया है। तो इस वीडियो को दोस्तों लास्ट तक जरूर देखिएगा, एक से एक क्वेश्चन आने वाले हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। क्वेश्चन नंबर 17 आपकी स्क्रीन पर है। सूची 1 सूची 2 को सुमेलित करना है। सूची 1 के अंदर फसलों के नाम दिया हुआ है, सूची 2 के अंदर उत्पत्ति स्थान दिया हुआ है। ठीक है, कौन से फसल का उत्पत्ति स्थान कहाँ पर माना गया है? देखते हैं, धान का उत्पत्ति स्थान कहाँ पर माना गया है? तो धान का उत्पत्ति स्थान दक्षिणी पूर्वी एशिया माना गया है, 2nd ऑप्शन के साथ चला जाएगा। गेहूं का उत्पत्ति स्थान दक्षिणी पश्चिमी एशिया माना गया है, 1st ऑप्शन के साथ चला जाएगा। ये आपको खाली पूर्वी और पश्चिमी याद रखना है। पश्चिमी दे दिया तो जान लीजिए गेहूं का उत्पत्ति स्थान है, पूर्वी दिया है तो धान का उत्पत्ति स्थान है। मक्का की बात करें, मक्का का उत्पत्ति स्थान कहाँ माना गया है? तो मैक्सिको माना गया है, 4th ऑप्शन के साथ चला जाएगा। और मूंगफली का उत्पत्ति स्थान ब्राज़ील माना गया है, यानी 3rd ऑप्शन के साथ चला जाएगा। 2, 1, 4 और 3 इस प्रकार से हम मिलाप कर लेंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। क्वेश्चन नंबर 18 जो कि एनिमल हस्बेंड्री से लिया गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है खीस का अपेक्षित घनत्व कितना होता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1.028 से लेकर 1.030, बी ऑप्शन कह रहा है 1.035 से लेकर 1.038, सी ऑप्शन कह रहा है 1.040 से लेकर 1.080 तक, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, 1.040 से लेकर 1.080 तक, यानी कि ये खीस का पूछा है। अगर गाय का अपेक्षित घनत्व पूछ लेता तो गाय के दूध का अपेक्षित घनत्व कितना होता है? 1.028 से लेकर 1.030 होता है। ठीक है, यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर। क्वेश्चन नंबर 19 काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से भेड़ और बकरी में नाड़ी दर ज्ञात की जाती है। ठीक है, भेड़ और बकरी में नाड़ी दर किससे ज्ञात करते हैं? कौन सी धमनी है जिससे ज्ञात किया जाता है, ये आपको बताना है। कॉक्सिजियल धमनी, मैक्सिलरी धमनी या फीमोरल धमनी, या उपयुक्त में से कोई नहीं।
तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि बकरी और भेड़ के अंदर पूछा है नाड़ी दर ज्ञात की जाती है फीमोरल धमनी से, यानी सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर। क्वेश्चन नंबर 20 आपकी स्क्रीन पर है। निम्नलिखित में से विटामिन का नामकरण किसने किया? ठीक है, आपको बताना है विटामिन का नामकरण किसने किया। ल्यूनिन, हॉपकिंस, फंक, थीमेंस या स्टर्लिंग, इन चारों में से बताइए कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी फंक, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगर पूछ ले विटामिन की खोज किसने की थी, ठीक है, विटामिन की खोज किसने की थी, ये भी क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है। तो विटामिन की खोज ल्यूनिन और हॉपकिंस के द्वारा की गई थी। थीमेंस ने क्या खोजा था? ये फाइटो हार्मोन्स का शब्द दिए थे। ठीक है, फाइटो हार्मोन्स के जो शब्द दिए थे वो किनके द्वारा दिया गया था? थीमेंस के द्वारा। स्टर्लिंग के द्वारा हार्मोन शब्द दिया गया है। ठीक है, हार्मोन्स शब्द जो दिया गया है किसके द्वारा दिया गया है? स्टर्लिंग के द्वारा दिया गया है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा राइट है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पर। क्वेश्चन नंबर 21 आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कह रहा है सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलाप करना है। ठीक है, सूची 1 के अंदर फल वृक्षों के नाम दिए हुए हैं, सूची 2 के अंदर पौधे से पौधे की दूरी कितनी रखी जाती है ये आपको दिया गया है। ठीक है, तो बताना है आम की जो पौधे से पौधे की दूरी कितनी रखते हैं। तो आम की जानते हैं 10 × 10 रखा जाता है, मीटर में रहेगा। ठीक है, अंगूर की जो डिस्टेंस रखते हैं 3 × 3 मीटर रखते हैं, नींबू में 6 × 6 रखते हैं। ठीक है, और आम की आम्रपाली जो किस्म है इसकी 2.5 × 2.5 मीटर रखा जाता है। ठीक है, इस प्रकार से आप मिलाप कर लेंगे तो फर्स्ट ऑप्शन के साथ चला जाएगा, नींबू का जो सेकंड ऑप्शन के साथ चला जाएगा, ये थर्ड ऑप्शन के साथ चला जाएगा, ये फोर्थ ऑप्शन के साथ चला जाएगा। इस प्रकार से हम मिलाप कर लेंगे, फोर्थ ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन, 2 और 1। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पर। क्वेश्चन नंबर 23 आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से प्रतिजैविक औषधि का उदाहरण क्या है? बेरियम क्लोराइड, स्ट्रेप्टोमाइसिन, लाइसोल या आयोडीन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, प्रतिजैविक औषधि पूछा है उसका उदाहरण, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर। ठीक है, बी ऑप्शन राइट। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पर। क्वेश्चन नंबर 24 आपके स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से प्रकाश पास का उपयोग किस कीट के नियंत्रण में सहायक होता है? मधुमक्खी, टिड्डी, चने की फली छेदक या हरा तेला। तो इसमें से बताना है कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि चने की फली छेदक, जिसको हेलिकोकार्पा आर्मीजेरा कहा जाता है। ठीक है, इसका वैज्ञानिक नाम क्या होता है? हेलिकोकार्पा आर्मीजेरा के नाम से इसको जाना जाता है। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पर। क्वेश्चन नंबर 25 आपके स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कह रहा है सिट्रस कैंकर रोग सर्वप्रथम भारत के किस स्थान पर देखा गया था? देहरादून, लुधियाना, लखनऊ या इलाहाबाद में। सबसे पहले इसको देखा गया था सिट्रस कैंकर को भारत के अंदर, यानी कि उत्तराखंड के अंदर देखा गया था, देहरादून में। ठीक है, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पर। क्वेश्चन नंबर 26 आपके स्क्रीन पर है। काफी अच्छा क्वेश्चन है, एंटोमोलॉजी से लिया गया है। निम्नलिखित में से सूत्रकृमि विज्ञान का पिता कौन है? बोस्टीन है, निधम है या N.A. कॉब है या बार्बल है। तो इन चारों में से बताइए कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। सूत्रकृमि के विज्ञान के पिता किसे कहा गया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि बोस्टीन को कहा गया। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर है। ठीक है, अगर यही पूछ लेता यूएसए के सूत्रकृमि विज्ञान के पिता कौन है, तो यूएसए अगर शब्द आ जाए तो उसके भी सूत्रकृमि विज्ञान के पिता N.A. कॉब हो जाते। ठीक है, यहाँ पर सूत्रकृमि विज्ञान के पिता पूछा था तो ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, बोस्टीन। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पर। क्वेश्चन नंबर 27 आपके स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से सुमेलित कीजिए। एक तरफ दिया है पशु रोग का नाम, दूसरा है रोग का कारण, किस रोग के कारण होता है पशु का रोग, ये आपको बताना है। एंथ्रेक्स की बात करेंगे तो एंथ्रेक्स किसके कारण होता है, उस रोग कारक का नाम बताना है। तो रोग कारक का नाम हो जाएगा बेसिलस एंथ्रेसिस, यानी फोर्थ ऑप्शन के साथ चला जाएगा। खुरपका मुंहपका की बात करें तो ये किसके कारण होता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि पिकोरना वायरस के कारण होता है, थर्ड ऑप्शन के साथ चला जाएगा। गलघोटू की बात करेंगे तो गलघोटू जो है ये किसके कारण होता है, पास्चुरेला बोवेली सिप्टिका द्वारा, ए ऑप्शन के साथ चला जाएगा। और रिएंडर पेस्ट जो रोग होता है पैरामिक्सो वायरस के कारण होता है, सेकेंड ऑप्शन के साथ चला जाएगा। इस प्रकार से हम मिलाप कर लेंगे, फोर्थ ऑप्शन के साथ, थर्ड ऑप्शन के साथ, फर्स्ट ऑप्शन के साथ, 2 ऑप्शन के साथ। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पर। क्वेश्चन नंबर 28 आपकी स्क्रीन पर है। निम्नलिखित में से किस रोग में पशु के प्राकृतिक छिद्र जैसे नाक, कान, गुद्दा, वेजाइना से रक्त स्रावित होने लगता है? ठीक है, आपको बताना है कौन सा ऐसा रोग है जो पशु के प्राकृतिक छिद्र जैसे नाक हो गए, कान हो गए, गुद्दा हो गया और वेजाइना हो गया, इनसे क्या होता है, रक्त अपने आप बहने लगता है, ये आपको बताना है। गलघोटू के अंदर रिएंडर पेस्ट
पेस्ट के अंदर, एंथ्रेक्स के अंदर या खुरपका मुंहपका के अंदर। काफ़ी भयंकर रोग है, तो इसमें सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंथ्रेक्स डिजीज के अंदर ऐसा होता है, नाक, कान, गुदा, वेजाइना से क्या होता है, ब्लड आने लगता है। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पर। क्वेश्चन नंबर 29 आपकी स्क्रीन पर है। निम्नलिखित में से विषाणु जनित रोग कौन सा है? थनैला, कीटोसिस, एंथ्रेक्स, खुरपका मुंहपका। इसमें से बताना विषाणु यानी वायरस डिजीज कौन सा है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि खुरपका मुंहपका जो रोग होता है पशुओं का, ये विषाणु द्वारा होता है, वायरस के कारण होता है। तो डी ऑप्शन यहाँ पर राइट है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पर, जो कि आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन रहेगा। क्वेश्चन नंबर 30 आपके स्क्रीन पर है, जो कि आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में से किस रोग में पशु की मृत्यु हो जाने पर पोस्टमार्टम नहीं किया जाता है? ठीक है, कौन सा ऐसा रोग है पशुओं का जो पशु मर जाने के बाद उसका पोस्टमार्टम नहीं किया जाता? रिएंडर पेस्ट, गलघोटू, एंथ्रेक्स या उपयुक्त सभी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी सी ऑप्शन यहाँ पर राइट। एंथ्रेक्स के अंदर ऐसा किया जाता है, अगर पशु मर गया है तो उसका पोस्टमार्टम नहीं किया जाता है। ठीक है, तो सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर है। आज की वीडियो हमारी यही समाप्त हुई। आप लोगों को कैसी लगी? अगर वीडियो को लाइक करते हैं तो इस वीडियो को अधिक से अधिक दोस्तों में, एग्रीकल्चर के जितने भी स्टूडेंट हैं सबके पास शेयर जरूर करिएगा। अगर चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करिएगा। चलते हैं, कल फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक सभी लोगों को धन्यवाद।